ठीक है? अरे भाई ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ये? अरे समझ में आ रहा है। और मान लो इसकी स्पीड v1 है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इंसिडेंट पार्टिकल की, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी स्पीड है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। हेलो हेलो सर एक और बार बता दीजिए। मान लो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम एनर्जी लॉस देखेंगे, तो अगर फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाए, ये आपने अगर पढ़ा है मोमेंटम में, तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो पार्टिकल है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मैक्सिमम लॉस होता है। तो उस समय अगर आपने याद करो तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लेते हैं। किसका मास का कंसेप्ट लेते हैं? रिड्यूस्ड मास का। और जो एनर्जी होती है हाफ इंटू म्यू रिड्यूस्ड इंटू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलाइडिंग v1 स्क्वायर, दैट्स द एनर्जी लॉस। क्या है ये? क्या है सर भी? ये म्यू रिलेट अपन ने रिड्यूस मास क्यों यूज किया? एक्चुअली ये तो मैं पूरा भी कर सकता था, पूरा ड्राइव कर सकता था ऐसे, लेकिन अगर आपने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जाना है, मैं कहूँ आपसे कि एक ब्लॉक है ये, इसका मास है कैपिटल M, और इस पर कोई पार्टिकल आया, इसकी स्पीड मान लीजिए u है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M। अब पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट राइज बाय दिस स्मॉल m, इस पर कितनी मैक्सिमम हाइट ये चढ़ेगा। तो ये थोड़ा है कि इसकी वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, जैसे इसमें चढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी कुछ, जैसी दोनों की यस वेलोसिटी सर। कॉमन हो जाएगी, जैसी दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो उस समय जो लॉस होगा, इसके अंदर जो लॉस होगा, मैं बताऊं क्या पूरा ये? यस सर, बता दीजिए एक बार। पढ़ा नहीं है तुमने क्या? बिल्कुल नहीं सर, रिड्यूस मास का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था। तो क्या पढ़ा सकते थे? एम यू इसका टोटल मोमेंटम है, उस समय ये रेस्ट पर है, तो ये m प्लस एम इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इंटू वी। समझ में आ रहा है ये? अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? शुरुआत की एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, और यस फाइनल सर। एनर्जी कितनी है? हाफ m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m स्क्वायर यू स्क्वायर, m स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन m प्लस एम का होल स्क्वायर। नहीं हो जाएगा भाई? यस सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लो, और यह आ जाएगा कितना? m प्लस एम माइनस एम डिवाइड बाई m प्लस एम। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये? हाफ एम स्मॉल एम m यू कैपिटल स्क्वायर M अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। M स्मॉल m अपॉन m प्लस m, ठीक है ना? हाँ सर। m प्लस एम इंटू यू स्क्वायर, और इसको कहते हैं रिड्यूस मास। क्या कहते हैं इसको? रिड्यूस मास। तो सीधी बात है कि यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होगा, मैक्सिमम लॉस में रिड्यूस मास लेना पड़ेगा, और वेलोसिटी इंसिडेंट कितनी है? v1 स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं? हाँ सर। तो रिड्यूस मास कितना होगा? मास ऑफ, यार पेन में निकालो, हाफ, पेन में निकाल देना, हाफ म्यू रिड्यूस कितना होगा? स्मॉल m, यानी मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इनटू मास ऑफ टारगेट जिस पे टकराया, अपॉन मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस मास ऑफ टारगेट इनटू वी आई, यानी जो इंसिडेंट पार्टिकल की स्पीड है उसका स्क्वायर। दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है इंसिडेंट पार्टिकल की, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्यू वैल्यू। किससे बड़ी हो भाई? अरे किससे बड़ी हो? क्यू वैल्यू। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल क्या ये आएगी? ये मिनिमम हाँ काइनेटिक सर। एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम
of incident particle which can initiate the endothermic reaction, that should be minimum के लिए चाहिए तो inequality हट जाएगी, ये हो जाएगा mi plus mt divide by mt into q value, और q value आपको मालूम है जो भी फंक्शन हो, जैसा फंक्शन हो q value रख दो आप. This is the minimum kinetic energy and this is also known as threshold energy. ये कौन सी एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी है? अभी कौन सी एनर्जी है ये? थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड. लिख लिया? एक मिनट दीजिए ना, सर मैं एक फोन कर सेकंड. दूं. एक मिनट फोन कर दूं मैं. हाँ ले लगा ना यार. जल्दी निकाल दी. ये डाल दो उसमें. एक मिनट वेट करना जरा, एक सेकंड. ज्यादा नहीं डालना. हेलो, सब लोग आ गए? अरे भाई आ गए सब लोग? सर कार्नोट इंजन है क्या जेई के सिलेबस में? कार्नो इंजन में कुछ ऐसा है ही नहीं है, कर लो तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है. सर हम लोग को बस मतलब जो 11th में रेजोनेंस में बताया, बस एक ग्राफ बना के और बस ग्राफ बना दिया, टॉपिक खत्म. है ग्राफ? ग्राफ जो यस सर. वो जो पैरेललोग्राम जैसा ग्राफ बना है? हाँ सर, बस वो ग्राफ बनवा दिया और टॉपिक खत्म. कार्नोट नहीं, कुछ इफिशिएंसी वगैरह नहीं बताई? नहीं सर, वो उसका एक फॉर्मूला बता दिया था बस, डायरेक्टली ईटा इज इक्वल टू T1 बाय T2 माइनस 1, वो उससे बस, और वो बनवा दिया. ये तो फिर कैसे करोगी? हैं? ऐसे कैसे चलेगा काम? सर मतलब थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और स्ट्रिंग्स एंड वेव्स एंड साउंड वेव्स, ये 4 चैप्टर को मुश्किल से 5-6 दिन में करा दिया था पूरा. ये तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने ये भी नहीं पढ़ा हुआ है ढंग से जो अभी मैंने पढ़ाया. हाँ, हाँ सर, ये सेंटर ऑफ मास का उन्होंने रिड्यूस मास कंसेप्ट नहीं बताया था. क्या बताया था? सर एक क्वेश्चन जरूर था मतलब शीट के अंदर, जहां पर एग्जाम्पल था, तो वहां पर वो क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग से लगा था, तो ये यूज कर रहे थे M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, बट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी नहीं कराया था. भैया ऐसे उनने छोड़ दिया, तुमने भी घर पे नहीं पढ़ा होगा. इस चक्कर में क्या हुआ, ये सब चीजें बेकार हो गई आपकी, है ना? यस सर. चलिए अब देखिए न्यूक्लियन एमिशन की बात करें हम. अभी तक आपने देखा बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, और देखा ना भी आपने? हेलो यस हेलो. सर. अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया जब बीटा
तो देख कपड़ा, आपने देखा कि बीटा पार्टिकल जब निकले तो उस पोजीशन में ग्राफ जो था, स्पेक्ट्रम जब हमने लिया, कौन सी वाली इंक पे लिया, इसमें बोलना चाहिए, बीटा पार्टिकल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक यार काइनेटिक एनर्जी है, हेलो, और रिलेटिव नंबर यहां लिखना आप, रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, तो आपको ये ग्राफ मिलता है, इसका ये ग्राफ मिलता है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड नंबर ऑफ बीटा, रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसके जो नंबर होते हैं दे आर मिनिमम, यानी यहां पर क्यू वैल्यू 0 होती है, क्यू वैल्यू यहां पर, और इस समय काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेकिन रिलेटिव नंबर उन बीटा पार्टिकल की कम। क्लियर है, हेलो क्लियर है, हेलो, ठीक है, चलिए अब लिखिएगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, देखिएगा ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है सर इसके, के बीटा लिखा था ना अपन ने, हाँ, ये सबसे नियरेस्ट के शेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा। ऐसा कब होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब इस न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि कोई प्रोटॉन अपने आप न्यूट्रॉन में बदल सके, तो ये बाहर वाले शेल की एनर्जी को ले लेता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी तो करीब, मैंने आपको बताई 0.51 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा ये, 0.51 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक गामा पार्टिकल निकालेगा, गामा रे, गामा रे या एक्स रेस, उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो सीधी बात है, व्हेन न्यूक्लियस हैज नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट बीटा पॉजिटिव, ध्यान लिखिएगा, के कैप्चर कब होता है, व्हेन न्यूक्लियस हैज नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट बीटा प्लस, देन इट कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन नियर बाई टू इट्स ऑर्बिट, यानी इस ऑर्बिट के नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर कर लेता है। और नियर बाई ऑर्बिट कौन सा होता है, के शेल, क्या होता है ये, के शेल का, के शेल का इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इस प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिला -1 E0, तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, यानी प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यानी एटॉमिक मास नंबर अनचेंज रहता है, एटॉमिक मास नंबर अनचेंज रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, किससे रिड्यूस हो जाता है, किससे रिड्यूस हो जाता है, 1 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, हेलो, और साथ ही साथ एक न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो को न्यू लिखना, न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, तो के कैप्चरिंग कब होगी, व्हेन न्यूक्लियस हैज नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट द बीटा पॉजिटिव, अगर बीटा पॉजिटिव इजेक्ट नहीं कर पाता है तो उस समय नियरेस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, सर कंडीशन क्या थी, एक और बार बोल दीजिए। व्हेन न्यूक्लियस हैज नॉट सफिशिएंट एनर्जी, अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो उस पोजीशन में के शेल का इलेक्ट्रॉन बीइंग कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस, When nucleus does not have enough energy हाँ, टू इजेक्ट द बीटा पॉजिटिव, ठीक है,
Yes, sir. और बीटा पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए दैट इज डबल ऑफ दिस, यानी 10.2। खैर इतना याद करने की चीज है ये। अब देखिए न्यूक्लियन एमिशन, अभी आपने बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और अल्फा एमिशन देख लिया। आपने क्या देख लिया? देख लिया ना भाई? अरे देख लिया कि नहीं? Yes, sir. हाँ चलिए ध्यान रखिए। सबसे पहले न्यूट्रॉन, पहले लिखो, हेडिंग डालो न्यूक्लियन एमिशन। न्यूक्लियन एमिशन, न्यूक्लियन एमिशन में अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोई न्यूट्रॉन निकलता है 0n1, तो इसको जो एनर्जी चाहिए वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। समझ में आ रहा? अगर डायरेक्ट इसने कोई न्यूट्रॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन खत्म ही हो गया सीधा। क्या हो गया भाई न्यूट्रॉन? हेलो, न्यूट्रॉन क्या हो गया? हेलो, खत्म। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 8 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये जनरली प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड नहीं होता है। या मुझे प्रोटॉन को निकालना है डायरेक्ट न्यूक्लियस से। जब प्रोटॉन को निकालना है तो प्रोटॉन को निकालने का मतलब है 1H1 डायरेक्ट निकल रहा है, 1H1। तो उस पोजीशन में जो प्रोटॉन निकला इसको भी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ये न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी चाहे मैं न्यूट्रॉन लूं या मैं प्रोटॉन लूं, दीज आर द न्यूक्लियॉन्स। क्या है ये? क्या है ये? और ऐसा जब भी पॉसिबल है कि जब ये न्यूक्लियस बहुत हाई एनर्जी स्टेट में हो, यानी इसके अंदर एक्सेस एनर्जी क्या हो उसके अंदर। जब इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर एक्सेस एनर्जी हो, तभी ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन डायरेक्ट निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं? Yes, sir. हाँ, और अगर मुझे अल्फा पार्टिकल को निकालना है जिसमें आपके 4 न्यूक्लियन निकलते हैं, 2He4, तो करीब जो एनर्जी चाहिए करीब 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए। यानी दिस, जब ये वाला न्यूक्लियस बहुत हाई एनर्जी पर होगा तभी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, Yes, sir. तो अल्फा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कब निकलते हैं? जब ऑलरेडी एक्सेस एनर्जी होती है किसमें? न्यूक्लियस में। क्लियर है? तो एक प्रोटॉन को निकालने के लिए या एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट चाहिए, जबकि 4 न्यूक्लियन को निकालने के लिए करीब, यानी He को निकालना है तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितनी एक्सेस एनर्जी होनी चाहिए? कितनी एक्सेस एनर्जी होनी चाहिए? अरे क्या, कितनी sir? होनी चाहिए? कितनी एक्सेस एनर्जी होनी चाहिए? Sir, in which case? अल्फा 28.3 28.3. मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। ठीक है, देखो ये मेमोरी में बिठा लो आप इस चीजों को। अब तीसरी चीज है कि कभी कभी कोई पार्टिकल एमिट नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट गामा रेज निकलती है। मान लीजिए कोई एक्स न्यूक्लियस है और ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसके न्यूक्लियन हायर एनर्जी स्टेट में है। इसके न्यूक्लियन हायर एनर्जी स्टेट में है। जब ये ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट आता है तो उस समय इसके हायर एनर्जी स्टेट के न्यूक्लियन वापस ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं, प्लस एनर्जी निकालते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये गामा रेज है। क्या है ये? क्या है ये? गामा रेज। तो गामा रेज कब एमिट होती है? कि किसी भी एमिशन के बाद कोई भी डॉटर एलिमेंट बने, वो डॉटर एलिमेंट हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होगा, और एक्साइटेड स्टेट में उसके न्यूक्लियंस जो होंगे वो हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, और हायर एनर्जी स्टेट का न्यूक्लियन जब ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होगी, और करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो गामा रेज को शो करेगी। तो गामा रे का एमिशन कब होता है? जब कोई एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करता है। समझ में आया? अरे समझ में आया? इस चीज को लिख दीजिए। When an excited state nucleus rearrange to its ground state, यानी न्यूक्लियंस आर कमिंग इन द लोअर एनर्जी स्टेट, देन दे एमिट गामा रेज। क्या करते हैं अभी? और इन गामा रेज की जो एनर्जी है
वो करीब 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, और करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो एक्स रेज की या गामा रेज की होगी। एक्स रेज और गामा रेज की हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए गामा रेज बोल देते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर सर। है? सर समझ फिर में आ रहा अपन ने है? जो डिसइंटीग्रेशन में रिएक्शन लिखा था हीलियम और बोरॉन का, और वो नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में बनके कार्बन हाइड्रोजन बनता है, हाँ, उस तो समय सर गामा रेज वहां ही पर। निकलेगी। उस समय गामा रेज ही निकलेगी। सही है? जैसे अच्छा। मैं बात करूं एक कोबाल्ट है। क्या है भी कोबाल्ट? अब कोबाल्ट का यस सर। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 2760। 2760, ठीक है? यस सर। हेलो, इसने मान लीजिए एक बीटा नेगेटिव निकाला। बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव निकालने के बाद ये जो कोबाल्ट है ये किसी नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, बीटा नेगेटिव निकला, यानी एक प्रोटॉन, ध्यान से सुनो, बीटा नेगेटिव निकाला है यानी एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ अभी? इस केस में 0n1 एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है एक प्रोटॉन में, और +-1 E0। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आप, बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई है? यस सर। एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, तो नया जो एलिमेंट बना, मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, मान लो एक्स बनेगा। एक्स का नंबर होगा 28, ये बढ़ जाएगा लेकिन 60 एज इट इज रहेगा। तो ये वाला एक्साइटेड स्टेट, ये वाला जो एक्स है एक्स, अब ये एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी लेवल इसके चेंज होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो एनर्जी निकली, हो सकता 2 पार्ट में निकालते, हो सकता 3 पार्ट में निकालते, हो सकता 1 पार्ट में निकालते। तो यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी, निश्चित ही बात है कि आप जितने ग्राउंड लेवल के करीब जाते हैं, ये एनर्जी डिफरेंस, मान लो ये E1 है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये E2 है, ये E3 है। नेगेटिव बात है कि E3 माइनस E2 स्मॉलर देन ये E2 माइनस E1। ऐसा आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा ना? कैसे भी सुनो, एनर्जी यहाँ पर 13.6 थी नेगेटिव, यहाँ पर कितनी थी 3.4, यहाँ पर 1.5, तो ये डिफरेंस कम होता जा रहा ना। तो यहाँ का जो फोटोन निकलेगा और यहाँ का फोटोन निकलेगा, तो जो E2 से E1 में आएगा वो गामा रे फोटोन होगा, ये भी गामा रे फोटोन होगा, एंड दे आर कमिंग बिकॉज द एक्स न्यूक्लियस इज इन excited state and it is radiating energy in 2 steps. It can directly radiate the energy. These are emission lines. Clear हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आ गया? तो गामा रे फोटोन को हमेशा हर रिएक्शन के बाद ऑब्टेन होना ही होना है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? यस सर। हेलो शिवानी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. शिवानी रिप्लाई करो। Yes, sir. चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेडियो एक्टिविटी मैंने लिखाया था, द इम्बैलेंस फोर्स जो होते हैं न्यूक्लियस के, जिसके कारण कोई सब्सटेंस अपने आप नेचुरली डिसइंटीग्रेट होने लगता है, इसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी होते समय कौन कौन से पार्टिकल निकल सकते हैं? बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, अल्फा। बताया ना? हेलो, बताया कि नहीं बताया? और जब गामा निकलता है तो गामा कब निकलता है? जब कोई जब एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड का स्टेट से। न्यूक्लियस अपनी डाउन स्टेट में कन्वर्ट होता है। गामा के निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? यस हेलो, सर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। पहले लिखिएगा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आज कुछ थोड़ी थ्योरी लिखी जाएगी। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? दैट इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। लिख लिया? अरे लिख लिया?
लिख लिया कि नहीं? शिवानी रिप्लाई करो, लिख लिया? Yes, sir. और मेजरमेंट हमेशा एक्टिविटी में आता है। जो एक्टिविटी होती है, मान लीजिए कोई शुरुआत में आपने देखा कि एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, टी बराबर 0 पर एन नॉट न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और किसी भी इंस्टेंट पर डिसइंटीग्रेट होके एन बचे एट एनी इंस्टेंट टी, और उसके बाद एक छोटे से ड्यूरेशन dt में एक छोटा सा अमाउंट dn डिसइंटीग्रेट हो गया, और ये जो t इंस्टेंट के बाद dt में डिसइंटीग्रेट करा, तो इस समय ये कहलाता है AC। AC इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ dn बाई dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी dn न्यूक्लियस डिके हुए dt में, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। क्या कहलाती है? हेलो, क्या कहलाती है? एक्टिविटी। एक्टिविटी। और जनरली n इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग, तो dn अपॉन dt, मान लीजिए पहले 100 थे, पहले शुरुआत में 100 थे, अगले इस समय जो आपका एक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन दी एक्टिव न्यूक्लियाई, तो इस समय 100 है, बाद में ये कम हो गए, तो उस समय जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते हैं एक्टिविटी गेट्स रिड्यूस, तो AC इज इक्वल टू होता है -n माइनस dn बाई, क्या होता है? -dn बाई dt, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स the activity reduces with time because number of nucleus will reduce. Clear हुआ? यस सर। सर अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी थी? रेडियो एक्टिविटी इज, वो नहीं लिख पाए थे। Spontaneous disintegration of nucleus, लिख लिया? यस सर। अच्छा, और और एक्टिविटी को नापते हैं DPS में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में। DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में एक्टिविटी को मेजर करेंगे, और जनरली बैकरल ने से देखा था, तो 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 DPS। उसके बाद मैरी क्यूरी भी आ गई, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7, ये बिग यूनिट है, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 DPS, 10 की पावर 10 DPS लिख दीजिएगा। 1 क्यूरी, मैरी क्यूरी का नाम सुना है ना? यस सर। और रदरफोर्ड ने भी इस पे काम किया, तो 1 रदरफोर्ड पूरा लिखना, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 DPS, या 10 की पावर 6 बैकरल, एक ही बात है, ठीक है? इसमें कोई सर तो कंसेप्ट रेडियो नहीं। एक्टिविटी की डिस्कवरी सर हेनरी बैक्वेरेल ने की थी या फिर एनरिको फर्मी ने? हमें क्या करना है वैसे, हम तो इतना जानते हैं कि जो भी करा है बैकरल ने किया है स्टार्टिंग, किसने किया है? अच्छा, और दूसरी बैक्वेरेल। बात है, इसको याद करने में कोई कंसेप्ट नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। कि समझो कोई ये क्यों आया, ये हम भी नहीं जानते क्यों आया, ये तो एक्सपेरिमेंटली आया है। हाँ सर। सर 1 सेकंड ड्रम मत कीजिएगा नीचे अरे वाला यार, यूनिट से। शिवानी चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो जरा। सर कन्वर्जन्स लिख रहे हैं बस। Yes, sir. चलिए अब लिखिएगा फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, 2-3 लाइनें हैं, इसको लिखनी पड़ेंगी। सर 3.7 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है? 10 लिख लिया? सर 1 सेकंड। और 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 DPS, या 10 की पावर 6 बैकरल, एक ही बात है। यस सर, लिख चलिए, लिया। हाँ अब लिखिएगा, कुछ लॉ लिखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखो, एक्चुअली ये स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है। मैंने कहा कि एक आपके पास सैंपल है, उसमें 1 लाख न्यूक्लियस है, कितने हैं? 1 लाख या 100 न्यूक्लियस है, और डिसइंटीग्रेशन तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा भी, मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन आप ये नहीं कह सकते विच पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, नहीं समझे? बात समझे? आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस
हो सकता कि एक न्यूक्लियस इनफाइनाइट टाइम तक डिके ना हो, मेरी बात समझ में आ रही, और एक अभी तुरंत डिके हो जाए। ये तो एक दड़बे में, एक पिंजरे में 500 मुर्गे बंद हैं, 500 मुर्गे बंद हैं। अब जो भी, ये नहीं मालूम कौन से मुर्गे का नंबर अभी कटने के लिए आएगा, किसी को भी रैंडमली उठा लिया। नहीं समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए विच न्यूक्लियस विल डिके एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट यू कांट से। एक न्यूक्लियस हो सकता है इनफाइनाइट समय तक सरवाइव कर जाए और एक न्यूक्लियस इसी इंस्टेंट पर डिके हो जाए। समझ में आया? So generally we do experiment for not the small number of nucleus. यानी ऐसा नहीं कि आपने 10 न्यूक्लियस ले लिए उस पर आप ये लॉ लगाएंगे, नहीं। These laws are applicable for large number of nucleus. क्लियर हुआ? क्लियर। और दूसरी बात, जो रेडियो एक्टिविटी है, इट इज प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना। ये पूरी तरह न्यूक्लियर की फिनोमेना पर बेस्ड है। अगर मेरी बात समझे, अगर सेम आइसोटोप हैं, यानी आइसो नंबर्स, क्या नाम, डिफरेंट आइसोटोप्स में भी, क्योंकि आइसोटोप्स में केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर डिपेंड करती है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियर फिनोमेना। क्लियर हुआ? अरे Yes, क्लियर sir. हुआ? तो लिखिएगा 2-3 लाइनें। जो ये फंडामेंटल लॉज है, दैट इज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सॉडी। किसने दिया ये? रदरफोर्ड एंड सॉडी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. पहला लिखो, इट इज प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना। एंड नॉट कंसर्न एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है एटम का वो कंसर्न नहीं किया जाएगा। whatever they are isotopes, अगर वो आइसोटोप्स भी हैं। It is purely nuclear phenomena. अरे शिवानी, सुनाई दे रही है आवाज? शिवानी, radioactivity is purely nuclear phenomena. It is not concern of the extra part of atom, whatever they are same isotopes. मान लो मैंने कहा 1H1 1H2 1H3 ये लिया, तो अगर वो आइसोटोप तो है, क्या है वो? आइसोटोप Yes. तो है ना, लेकिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा ना। Yes, sir. इसके आगे लिखो, it is independent of the electronic configuration